हेलो दोस्तों, कैसे हो बेटा। आज का टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है आपका कैलोरीमिति। और टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कुछ सम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सम्स को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पोस्ट कर लें और इन पर थोड़ा दिमाग लगाएं। नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर इस पर विचार ज़रूर करें। विचार करने के बाद हम जब टॉपिक को फिनिश करेंगे तो इन क्वेश्चंस को हल करवा देंगे। ओके गाइस। तो प्रश्न पहला मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, वो किया है कि यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप वृद्धि, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना। ताप वृद्धि 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। डिग्री सेल्सियस पैमाना है, इसमें अगर डिग्री सेल्सियस पैमाने में ताप का जो इंक्रीज है वो 20 से 40 पहुँच जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में 20 से 40 ताप बढ़ जाए तो आपको ये बताना है कि यही टेम्परेचर वृद्धि जो है वो केल्विन में कितनी निकलेगी, फ़ारेनहाइट में कितनी होगी और र्यूमर पर कितनी होगी। उतना ही टेम्परेचर की वृद्धि इन टेम्परेचर पैमानों पर कितनी आएगी। एक बात अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों मौसमों की बात की है मैंने, मैं दोनों को ही समझा दूंगा। एक समझ लेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। सर्दी या गर्मी में दोलन घड़ी या पेंडुलम वॉच पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट, इसका जो रीजन है वो बेटा एक्सपेंशन से ही है, प्रसार से ही है। पर ये क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में या सर्दियों में दोलन वॉच पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। नेक्स्ट, जब द्विधात्विक जो वाइमेटिकल एक छड़ होती है जिसमें दो धातुओं को मिलाकर एक पत्ती बनाई जाती है, अगर उस पत्ती को गर्म किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इस पत्ती का उपयोग कहाँ किया जाता है, या इस पत्ती के उपयोग से संबंधित जो न्यूमेरिकल या फॉर्मूला बनते हैं डिफेंस से संबंधी और जनरल साइंस से संबंधी, दोनों चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। पर आप इस पर विचार करें कि द्विधात्विक पत्ती को या जो मेडिकल रॉड होती है या पत्ती होती है जो क्लिप से जुड़ी होती है, अगर इसको गर्म करें तो क्या इफेक्ट रहता है। तो वीडियो को पोस्ट करें, स्क्रीनशॉट लें और हो सकता है रोक कर इस पर देख लें कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। और जब मैं आपको टॉपिक में आपका इसका आंसर दूं तो आप उसको ज़रा मैच करिएगा और देखिए कि आपकी सोच और दिए गए प्रश्न पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके गाइस, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कैलोरीमिति। नया टॉपिक है, मैं आपको प्रसार बता चुका था लगभग। बाकी जो इससे क्वेश्चन संबंधी होते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में दे देता हूँ। तो विधिवत तरीके से अगर देखा जाए कैलोरीमिति का टॉपिक अगर स्टार्ट करें तो देखना यहाँ पर क्या होता है। इसको मैं यहाँ साफ करता हूँ। बेटा टॉपिक है कैलोरीमिति। कैलोरीमिति कैलोरीमिति में अगर हम पहले टॉपिक पर चर्चा करें तो आता है इक्वेशन ऑफ कैलोरीमिति। समीकरण या यूं कह लें सूत्र कैलोरीमिति। कैलोरीमिति का सूत्र या समीकरण क्या होता है। तो कैलोरीमिति ने क्या बताया, इस चीज़ की हम चर्चा करते हैं। क्या बताया जरा ध्यान देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या अगर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है या पिंड है जो किसी धातु का या किसी पदार्थ का बना हुआ है, तो देखो इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। या तो ये पहले से ही हीटेड होगा, इसके पास ऊष्मा होगी। अगर ये पहले से ही हीटेड है तो ये क्या करेगा, ऊष्मा को रिलीज करेगा, हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा। और अगर ये पहले से हीट नहीं है और माहौल में इससे ज़्यादा हीट है तो ये क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा।
तो कैलोरीमिति ये कहते हैं कि किसी भी पिंड द्वारा या तो उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा, या तो उत्सर्जित होगी या क्या होगी, अवशोषित होगी। ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। Q1 या तो उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। उत्सर्जित और अवशोषित जो ऊष्मा होगी, अगर हम इसको डेल्टा Q समझ लें, दोनों का बिहेव कर लेते हुए कॉमनली, तो ये जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा इस पिंड पर कैसे निर्भर करती है, ये चीज़ कैलोरीमिति ने हमको बताई, अपना फॉर्मूला दिया। क्या होता है, किसी भी पिंड द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब हीट या रिलीज हीट डिपेंड करती है उस पिंड के मास पर, मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मास जैसा होगा, हीट का एब्जॉर्ब करना या हीट ही है पहले से तो उसका रिलीज करना, जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, या पहले से ही हीटेड है तो वो उतना ही ज़्यादा उसको क्या करेगी, रिलीज करेगी, उत्सर्जित करेगी। तो पहली बात उन्होंने ये बताई कि किसी भी बॉडी द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा, अभी यहाँ पर वो सिद्धांत नहीं बता रहे, इक्वेशन बता रहे, किसी भी बॉडी द्वारा अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा उस बॉडी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रपोर्ट होती है। दूसरी बात इन्होंने एक और बात बताई कि ली या दी गई ऊष्मा, बॉडी द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है या उत्सर्जित की जा रही है, वो उस पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस पर भी निर्भर करती है। अब देखना कैसे, अगर बॉडी पहले से ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये देर तक अंतर उत्सर्जित करती रहेगी माहौल में। अगर ये कम है, कोल्ड है, नील पड़ी हुई है, और बॉडी ज़्यादा बड़ी है, नील पड़ी है, अगर टेम्परेचर कम है तो उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अर्थात डेल्टा जो Q है वो डिपेंड करेगा इन दो चीज़ों पर प्रोपोर्शनली। क्या, M इंटू डेल्टा टी, M इंटू डेल्टा टी, जहां M क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिफरेंट कह सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंट कह सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटाएं, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तो हम Q इक्वल टू में यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को हम C भी कह सकते हैं या फिर S भी कह सकते हैं। तो Q इक्वल टू में C या फॉरवर्ड स्लैश मैंने मारा है S क्या, M डेल्टा टी। चाहो तो इक्वेशन में लिख सकते हो Q बराबर में S M डेल्टा टी, या Q बराबर में लिख सकते हो C M डेल्टा टी। अब यहाँ पर S क्या है बेटा, यहाँ पर S है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट, या इसको कह सकते हैं पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अब एक चीज देखना, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट चीज जो है वो निर्भर क्या करती है बेटा, ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, तो बॉडी जिस मेटल से बनी होगी उसके गुणों पर यह निर्भर करती है। अर्थात S की वैल्यू जो होगी, S का जो मान होगा वो डिपेंड करेगा पदार्थ के नेचर पर, पदार्थ के नेचर पर, पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस चीज पर निर्भर करता है। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट जो होता है बॉडी का, वो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसी क्वालिटी का बना हुआ है इस पर निर्भर करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी बॉडी द्वारा ली गई ऊष्मा एब्जॉर्ब या रिलीज हीट जो होती है वो मास पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा वो उत्सर्जित कर सकेगी या ले सकेगी। टेम्परेचर का डिफरेंट जितना ज़्यादा होगा बॉडी में उतनी ऊष्मा रिलीज कर सकती है, या देखो टेम्परेचर का डिफरेंट का मतलब होता है अगर इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का माहौल 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस या इसको बैलेंस करने के लिए ऊष्मा यहाँ से ज़्यादा तो रिलीज करेगी। अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और बॉडी कोल्ड है, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है, तो टेम्परेचर डिफरेंट ज़्यादा है कि नहीं है। और जब टेम्परेचर डिफरेंट ज़्यादा है
तो इस टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करते 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 उतना ही ज़्यादा बॉडी को क्या करना पड़ेगा, ये एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और जब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बॉडी द्वारा ली गई या बॉडी द्वारा छोड़ी गई जो हीट होगी वो उतना ही ज़्यादा होगी। तो दो चीज़ों पे डिपेंड की। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई, कांस्टेंट जो पोर्शन निकल के आया वो आया है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा से ही प्रश्न बनते हैं, प्रश्न ये भी बनता है, लेकिन यहाँ विशिष्ट ऊष्मा से क्या प्रश्न बनता है उसको देख लें। बेटा चाहो तो यहाँ पर नोट कर लेना, है ना, थोड़ा देख लो, नोट कर लो। अब आते हैं क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, इस चीज को जरा देखते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, अगर हम यहां पर इक्वेशन के आधार पर देखें तो Q इक्वल टू में ms डेल्टा टी, आपको पता है कि ये क्या है, ये है मास, ये क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट, ये क्या है टेम्परेचर। अगर हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में m इंटू डेल्टा टी। एक चीज, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया जाए कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट क्या होगा, तो बेटा Q का हीट का क्या होता है जूल, मास का क्या होता है हम यहाँ पर ग्राम लेते हैं, किलोग्राम लेंगे तो किलो जूल या किलो कैलोरी लेना पड़ेगा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूनिट जो बना है वो क्या बना, जूल प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, अब यहाँ से देखना, अगर हम किसी पदार्थ को 1 ग्राम लें और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लें, 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ताप जो ऊर्जा हमको चाहिए होगी वो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। बाय एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखना जरा, मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आशय क्या है जरा देखना, इसका आशय जरा देखना क्या होता है। अगर हम वाटर के 1 ग्राम वाटर को का टेम्परेचर यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, ध्यान से, वाटर 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना बढ़ाएं 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी बेटा एक चीज़ आती है वो मैं आपको नोटिस करा दूंगा। तो 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हमको कितनी जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 4.2 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ओके गाइस, दूसरा अगर आप देखें, अच्छा अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप कितने से कितना, देखना अगर पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो 10 से 11 करने पर ऐसा होता है क्या कि पानी 70 डिग्री सेल्सियस पर है, 70 से 71 डिग्री सेल्सियस करने पर इतना होता है क्या। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जल का टेम्परेचर किसके बीच बढ़ाने पर। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना, नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पानी 14.5 डिग्री सेल्सियस पर हो और इसको हम 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है 14.5 से 15.5, ये पर्टिकुलर स्पेस है। अगर 16-17 बढ़ाएंगे तो मैं 4.2 का रिलीजन नहीं करना पड़ेगा, ये भी है कैलकुलेशन वैल्यू। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है यहाँ पर पानी के लिए स्पेशल। अगर यहाँ पर कहा जाए कि स्पेसिफिक हीट अगर देखा जाए, अगर हम कॉपर का ले लें तो 0.4 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखना ध्यान से, 1 ग्राम कॉपर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हमको कितनी जूल की आवश्यकता हो रही है, 0.4 जूल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पानी को ज़्यादा हो रही है या कॉपर को ज़्यादा हो रही है? बेटा पानी को ज़्यादा हो रही है। पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप 1 ग्राम का बढ़ाने पर हमको 4.2 जूल ज़्यादा ऊष्मा लेनी पड़ रही है।
जबकि कॉपर को क्या करना पड़ रहा है, हमको एक से भी कम, आधे से भी कम की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जिसमें ज़्यादा ऊष्मा लग रही है तो ये जितनी देर में ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, जितनी देर में अब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी देर में रिलीज भी करेगा, क्योंकि डेल्टा क्यू लेना और देना दोनों कंडीशन वही है। कॉपर जितनी जल्दी गर्म हो रहा है उतनी जल्दी ये रिलीज भी करेगा। तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि ये बताइए समुद्री क्षेत्रों में टेम्परेचर सेम कैसे बने रहते हैं। तो उसका कारण होता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो इसका एक प्रॉपर रीजन होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो जब तक गर्म होता है और जब तक ठंडा होता है तो टाइम ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इस दौरान वो क्या करता है, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर लेता है। तो टेम्परेचर वो क्या होता है, रिलीज होने और एब्जॉर्ब करने में मेंटेन बना रहता है, और ऊष्मा जो होती माहौल की वो कैसी होती है, एवरेज बनी रहती है। पर अगर आप स्टील की थाली को और मोटे तवे को गर्म करें तो अंतर क्या होता है, जो मोटा तवा है वो देर में गर्म होगा, पर ये कहें कि स्टील की थाली बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अगर दोनों को बंद कर दो हीट देना तो क्या होगा, जो जल्दी गर्म हो रही वो जल्दी ठंडी भी हो रही। तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जितनी ही कम होगी उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट का उतना ही ज़्यादा अंतर कम होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसका अंतर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ से एक पॉइंट और नोट कर लो। इतनी चीज़ें तो आपको कंफर्म होगी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, प्रश्न कैसे बनते हैं। पर एक चीज़ कभी कभी परीक्षा यूनिट पूछ देती है, वो क्या पूछ देती है, ज़रा ध्यान दें। अगर हम 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वो क्या होती है, कैलोरी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, कैलोरी। ऐसी बेटा एक और कहा जाता है, अगर हम 1 पाउंड जल का ताप, देखना, 1 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाएं, 1 पाउंड जल का ताप कितना बढ़ाएं, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाएं, तो जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वो बेटा होती है 252 जूल, या यूं कह सकते हैं कैलोरी। ठीक है बेटा, अगर 1 पाउंड जल को 1 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस तक, अगर 1 फ़ारेनहाइट तक, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाया जाए तो उसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, 252 कैलोरी। और यही बेटा कहलाती है BTH, ये क्या कहलाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट की वैल्यू अगर पूछी जाए तो बेटा आती है 252 कैलोरी। इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ कैलोरीमिति, फॉर्मूला ऑफ कैलोरीमिति। क्या आया था, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल m डेल्टा टी, या निकाला जाए डेल्टा क्यू इक्वल टू में S m डेल्टा टी। मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप लिख कर लें, अंडरस्टूड कर लें। यूनिट क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। ओके गाइस, अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है दूसरी कैलोरीमिति की, वो ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ बात जो आती है वो सेकंड टॉपिक कैलोरीमिति का आता है, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है, वो ये क्या कहते हैं, उस चीज़ को ज़रा देखना। कैलोरीमिति ये कहते हैं कि अगर दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, दो बॉडी कैसे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, तो बॉडी ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर रिलीज द हीट ऑफ डायरेक्शन लो बॉडी। वो ये कहते हैं कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी, और किधर रिलीज करेगी, लो टेम्परेचर की तरफ। कब, जब एक दूसरे को ये टच में लाया जाए। अगर हम दो बॉडी ले लें अगर हम दो बॉडी ले लें, पहली बॉडी मैंने ले ली माना कि ए, ये ए बॉडी है वो क्या है, हाई टेम्परेचर पर है,
और दूसरी जो बॉडी है बी, ये बेटा क्या है, लो टेम्परेचर पर है। तो जो हीट का फ्लो होगा, जो हीट का फ्लो होगा वो बेटा कहाँ से होगा, हाई से लो की ओर होगा, हाई से लो की ओर होगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि ये दोनों कैसे ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है अगर दो विभिन्न तापांतर पर कोई दो वस्तुओं को अगर मेल कराया जाए या जोड़ा जाए तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों पदार्थों के, दोनों ऑब्जेक्टों के तापांतर कैसे ना हो जाएं, एक समान ना हो जाएं। ये सिद्धांत ही क्या कहलाता है, कैलोरीमिति का सिद्धांत कहलाता है। अगर इसका मास लेट इट m1 है और इसका टेम्परेचर लेट इट θ1 है और इसकी स्पेसिफिक हीट लेट इट S1 है, ऐसी प्रकार से अगर इसका मास क्या है, m2 है, इसका टेम्परेचर θ2 और इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, S2 है, तो कैलोरीमिति के सिद्धांत से इसकी जो हीट बनेगी Q1 इक्वल टू में वो बनेगी m1 S1 θ1, और इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, Q2 इक्वल टू में m2 S2 θ2। पर जैसे इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो हीट का ट्रांसफर लो से हाई की ओर होगा, और कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों के θ1 और θ2 का रिजल्टेंट θ ना आ जाए, जो मेजर करेगा इक्वल टेम्परेचर। कैसा करेगा, इक्वल टेम्परेचर। अगर ये हाई पर है तो आपको पता है कि θ1 से क्या होगा, टेम्परेचर डाउन ही तो होगा। अगर ये बॉडी हाई पर है तो θ1 से टेम्परेचर क्या होगा, माइनस होगा, और अगर ये है तो ये θ1 से टेम्परेचर लेगी, करेगी कि नहीं करेगी, θ1 से क्या करेगी, टेम्परेचर लेगी, और टेम्परेचर अगर लेगी θ से तो ये θ2 टेम्परेचर ले रही है, और ये θ1 क्या है, टेम्परेचर दे रही है, और ये θ जो टेम्परेचर है वो क्या है, इक्वल टेम्परेचर है। तो कैलोरीमिति कहते हैं अगर देखा जाए इन दोनों के जब इक्वल पोजीशन आती है तो क्या आती है, m1, देखो ये कहते हैं कि Q1 इक्वल टू में Q2 अगर ये टच में लिया जाए, ये तो कैलोरीमिति का सिद्धांत है, इक्वल हो जाती है हीट। और Q1 इक्वल टू में Q2 कब होगा, कैसे होता है, वो होता है m1 S1, अब θ1 से हीट θ तक जा रही है, इक्वल में होगा क्या, m2 S2, यहाँ पर हीट ले रहा है तो ये θ से क्या करेगा, θ2 माइनस का θ हो जाएगा। बेटा यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है गीला होने की वजह से। यहाँ बेटा देख लेना, यहाँ हो जाएगा m2 S2 और यहाँ पर θ2 माइनस का θ। जो वैल्यू दी जाए उसको आप यूज करिए। न्यूमेरिकल अगर यहाँ से स्पेसिफिक हीट पूछी जाए, स्पेसिफिक हीट, ताप पूछा जाए, ताप आपको खुद ही कहा जाएगा इस बॉडी का m1 कितना, इसका m2 कितना है। कभी कभी आता है कोल्ड वाटर में, हीट वाटर मिलाने पर किसी भी गर्म तांबे के छड़ को या तांबे के टुकड़े को पानी में डालने पर अगर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर है, तांबा 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसका कॉमन टेम्परेचर क्या बनेगा, जबकि पानी का द्रव्यमान इतना है और तांबे का द्रव्यमान इतना है, उसकी स्पेसिफिक हीट आपको हिंट में नीचे दी जाएगी या आपको पता होनी चाहिए। ओके गाइस, इतना आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति, कैलोरीमिति का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, और कैसे ये करता है, ये फॉर्मूला आता है। इससे आप सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखें अंडरस्टूड करते हुए, बहुत ज़्यादा तमाशा ना करें, जो वैल्यू पूछी जाए उसको आप कर लें। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इससे बनने वाला क्वेश्चन क्या होता है वो मैं आपको बता दिया, इसका यूनिट क्या आता है मैंने आपको वो भी बता दिया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और आती है, वो आती है कि ऊष्मा या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊष्मा या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैलोरीमिति कहते हैं, संरक्षण का सिद्धांत।
एक चीज बड़ा सरदर्द पैदा करती है, संरक्षण क्या होता है और इसका सिद्धांत क्या होता है। संरक्षित का मतलब होता है जितनी है उतनी ही रहती है, बदलती नहीं है, जितनी है उतनी ही रहती है। इसी को कहते हैं संरक्षित। संरक्षित होने का मतलब है अगर मेरे पास 10 केले हैं और मुझे ये 5 लोगों में बांटने हैं, तो देखना मैंने आपको एक को 2 दे दिए, एक को 1 दे दिया और एक को 3 दे दिया और एक को मैंने क्या कर दिया 3 3 6, एक को 4 दे दिया। देखना ध्यान से, केला बटा कितना 4 3 7 3 10। तो संरक्षण किसका रहा 10 का। जो चीज जितनी है उतनी ही रहती है। अगर कोई 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम 10 वस्तुओं में अगर हम 4 वस्तुओं में अगर यहाँ पर डिवाइड कर दें, 4 वस्तुओं को कनेक्ट कर दें, तो आप 4 वस्तुओं में जो टेम्परेचर कनेक्ट होगा, अगर इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो इसमें 0 है, ऐसा बल्कि होता नहीं। कैलोरीमिति का सिद्धांत कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि या तो बराबर बराबर या डिस्ट्रीब्यूट होने वाली जो ऊष्मा है वो टोटल ऊष्मा की इक्वल ही रहेगी, ज़्यादा या कम नहीं होने वाली है। ये कहलाता है ऊष्मा या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा बराबर होगी, इसमें से कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये संरक्षण सिद्धांत रहता है। तो आज का टॉपिक बेटा यहाँ पर फिनिश करते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिए हुए थे। जरा देखना बेटा क्या होता है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय, पर ध्यान रहे टॉपिक लंबे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको अगर फंडा समझ में आ जाता है तो फिर डंडे पड़ने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पहला आपका दिया गया था, मैंने कहा था कि अंडरलाइन यूज कर लेना, कि यदि सेल्सियस पैमाने का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए। देखना ध्यान से, मैंने आपको पहले वीडियोस वगैरह में बताया था, आप पीछे देख लेना। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, जब तक आप सारी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ताप वृद्धि की बात की जा रही है। मैंने कहा था कि इस चीज़ पर ध्यान दें, जहाँ पर ताप वृद्धि और ताप कमी की बात की जाए तो वो शब्द आता है तापांतर। क्या आता है शब्द? तापांतर। ध्यान देना है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से चलेंगे 100 तक तो इनके इक्वल आपके डिफरेंट ऑफ पार्ट होते हैं इस पैमाने के। तो इसके भाग कितने हो गए 100। कितने हो गए 100। 0 से 100 तक 100। और टेम्परेचर बढ़ा कितना है 20 से 40। अच्छा, अगर हम बात करें केल्विन पैमाने की, किसकी बात करें केल्विन पैमाने की, तो एक चीज़ देखा होगा आपने, केल्विन पैमाने का जो लोएस्ट पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है वो बेटा कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट जो होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। ये तो होता है कि नहीं। तो इसके बीच के जो पार्ट ऑफ डिफरेंट है, 1 डिग्री का जो अंतर है या 1 डिग्री जो इसके भाग हैं वो कितने हैं 180। भाग कितने हैं 180। इसके भाग कितने हैं 100 और इसके भाग कितने हैं 180। क्या इसका एक भाग और इसका एक भाग इक्वल होगा? तुमको लगता है कि इक्वल होगा? भैया नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो क्या होगा जरा देख लें कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो भाग संख्या है वो कितने के बराबर है 180 फ़ारेनहाइट के। तो 1 डिग्री सेल्सियस का भाग कितना आएगा 180 फ़ारेनहाइट अपन में 100। कट करके देखा जाए तो 1.8 फ़ारेनहाइट होता है। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर में 1.8 फ़ारेनहाइट होता है। ये थोड़े अक्षरों में नोट कर लें मुन्ना मेरे। अगर हम डिग्री सेल्सियस पर 1 पॉइंट चलेंगे तो फ़ारेनहाइट में ये कितना चल जाएगा 1.8 फ़ारेनहाइट चल जाएगा।
अगर हम 20 से 40 चल रहे हैं तो कितना चल रहे हैं, 20 चल रहे हैं ना, 40 माइनस 20, 20 से 40 चलने में कितना चलेंगे, 20। एक में 1.8 तो 20 में कितना, 1.8 गुणे में 20, ये पॉइंट 18 दूनी 36 फ़ारेनहाइट। अगर हम डिग्री सेल्सियस में 20 से 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ते हैं, 20 टेम्परेचर डेवलप होता है, तो फ़ारेनहाइट में यही टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 36। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा दिमाग चला। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे 20 डिग्री सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछा है, तुरंत रिलेशन लगाओ, C-0/5 इक्वल टू F-32 उन्होंने लगा दिया 18 या यहाँ 9 हो जाता है, वैल्यू रखी, दो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहे हैं। या बहुत ज़्यादा चालाक हुआ, 2 बार हल कर लिया, अंतर लगा के उसका दिखा दिया, पर बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है दिक्कत भी पैदा करे, पर नहीं। अब यही बात मैंने चालाकी से पूछी थी, किसमें पूछा था, यही बात मैंने पूछा था, ये चीज़ नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ मैंने पूछा था केल्विन पर। अगर वास्तविकता डिफेंस वाले कैंडिडेट ज़रा ध्यान दें, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तापांतर को लेकर। तापांतर को लेकर केल्विन और डिग्री सेल्सियस की ही बात की जाती है। तो एक चीज़ समझ लो, क्या, अगर हम केल्विन भाग को ओपन करें, किसको, केल्विन को, तो देखना जरा, 273.16 से स्टार्ट होता है, 373.16 तक जाता है और भागों की संख्या कितनी होती है, 100। अब देखो इसके भाग कितने हैं, 100, और इसके भाग कितने हैं, 100। तो भाग का ट्रेवल पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, बराबर, जितना इसमें बढ़ेंगे उतना ही इसमें बढ़ेंगे। पर यहाँ डिग्री जो 0 पॉइंट है वो इक्वल नहीं है, पर अंतराल जो है वो कैसा है, इक्वल है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ केल्विन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ कितना है सेल्सियस में, 20, तो केल्विन में कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 20। तो केल्विन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 केल्विन। डिग्री ना यूज करना, 50 बार बताया है मुन्ना, पिछले भी बार बताया था। अगर आंसर 20 डिग्री केल्विन लिखा है और 20 केल्विन लिखा है तो आंसर ये सही होगा। फुलफुला के ये लगाए तो मूरा मैट कर लोगे। एक बात, चलो दूसरी बात, अगर र्यूमर में पूछा जाए तो आप देखते हैं कि 100 भाग बराबर 80 र्यूमर के, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 र्यूमर के। तो 20 भाग बराबर कितना हो जाएगा, आप ऐसे निकाल लेना, 20 और 80, 0 8 दूनी 16 र्यूमर चलेगा। कितना बढ़ेगा, 16 र्यूमर बढ़ेगा। टेक्निकल स्टूडेंट हो, इतना तो अंडरस्टूड हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि सर्दी या गर्मी पर दोलन घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्दी या गर्मी में दोलन घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेंडुलम बात जो होती है, जो पेंडुलम ऐसे आवर्त पूरा करता है, ऑसिलेशन एक पूरा करता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर्दी या गर्मी में, जरा ध्यान देना। अगर हम इस पेंडुलम को ध्यान दें, अगर गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ डेवलप होगा, और टेम्परेचर डेवलप होगा तो अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सप्रेशन के अनुसार इस पेंडुलम की लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। लेट इट, अब ये पेंडुलम इतना बढ़ गया और इसका ऑसिलेशन जो हो गया वो बढ़ के इतना हो गया। अंडरस्टूड करना। अगर गर्मी बढ़ेगी तो लेंथ भी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आवर्तकाल क्या होता है, T में √2π L/g। हमें केवल लंबाई पे ध्यान देना है, तो T प्रोपोर्शनल √L। ओके गाइस, T प्रोपोर्शनल √L। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, लंबाई में वृद्धि होगी तो आवर्तकाल में भी कैसी हो जाएगी, वृद्धि। पर यहाँ पर अभी नहीं आता ये सारी चीज़, उल्टा कर बैठते हो। वो क्या कहता है,
आवर्तकाल में वृद्धि हो जाती है तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि, लड़का सोता है वृद्धि, तो घड़ी भी बढ़ जाती होगी, इसका मतलब फास्ट हो जाती होगी, और यहीं पर वो क्या कर देता है? गलती कर बैठता है। जनरल साइंस स्टूडेंट, डिफेंस वालों की भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के चांस रहते नहीं है, रीजनल ही ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। तो जनरल साइंस और डिफेंस वाले जरा ध्यान दें कि आवर्तकाल बढ़ जा रहा है। आवर्तकाल का मतलब एक आवर्त में लेने वाला समय, आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में लिया जाने वाला समय। अगर जो समय एक चक्कर लेने में बढ़ जाएगा, पहले ये 60 सेकंड में एक चक्कर ले रहा था, अगर इसका आवर्तकाल बढ़ जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया? 62 सेकंड लेने लगा। तो जो बताओ घंटा अगर 60 सेकंड हो रहा है और बाद में ये 62 सेकंड का होने लगे तो घड़ी तेज चलने लगेगी या स्लो हो जाएगी? भैया मेरे स्लो हो जाएगी ना। तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घड़ी जो होती है वो कैसे हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। कैसे हो जाती है? धीमी। इसी के जस्ट अपोजिट आप सर्दियों वाले पर भी ध्यान देना, वो कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? फास्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? फास्ट हो जाती है। जरा डिफेंस स्टूडेंट अगर पूछा जाए न्यूमेरिकल बेसिस पर तो उसको भी जरा देख लेना भाई, फॉर्मूला अगर क्या पूछा जा सकता है इसको जरा ध्यान से देख लें। थोड़ा तेज़ी से बताए दे रहे हैं, तेज़ी से नहीं, आप देख लेना कि जब टेम्परेचर समान होता है तो आप देख लेना टी प्रोपोर्शनल में क्या होता है? L/g। यहाँ पर जी पर तो प्रभाव एक्सपेंस का कोई पड़ेगा नहीं, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि टी प्रोपोर्शनल में √L लगा लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा। तो अंडर रूट में क्या होगा? लंबाई भी वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी? बढ़ेगा तो वृद्धि, कमी होगी तो कमी, तो L डैश होगा। अब L डैश क्या होता है? बढ़ी या वृद्धि या कमी? तो क्या होता है जरा ध्यान देना। डेल्टा L इक्वल टू में आपने पढ़ा होगा L अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। अब L क्या होता है? L2 माइनस का L1 इक्वल टू में L1 मान लेते हैं अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अंडरस्टूड। अगर हम L2 को L डैश लेट कर लें और L1 को L लेट कर लें तो जो ये L2 होगी बढ़ी हुई वो क्या आएगी? L प्लस का L अल्फा डेल्टा थीटा। ओके गाइस, अगर यहाँ पर L डैश जो है प्रभाव पड़ने वाली जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? L कॉमन 1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा। ये प्रभाव वाली लंबाई है, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो क्या आता है? टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट L अपॉन में टी डैश प्रोपोर्शनल अंडर रूट, अगर दोनों अंडर रूट है तो एक ही में मिला के लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? L 1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा, L से L कट हो जाएगा तो रिलेशन निकल के आया टी अपॉन में टी डैश प्रोपोर्शनल अंडर रूट को अगर लिख लें कैसे? 1 अपॉन में 1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। तो टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी 1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल टू में 1/2। लंबाई बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ती है, धातु कुछ भी अगर आपने देखा होगा कि अगर ये स्टील का भी बना है तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इतना प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत ही मिनिमम होता है। तो छोटे मानों के लिए हम क्या करते हैं? प्रमेय या थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर nx लिख सकते हैं और nx का आशय होता है ये पावर कहाँ आ जाएगी? आगे। तो टी डैश इक्वल टू में टी प्लस टी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अगर टी को यहाँ लाएं तो बढ़ी हुई माइनस का प्रारंभिक इक्वल टू में टी, अब यहाँ पर 1/2 लगा लो, टी अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये क्या आया? डेल्टा टी। ये क्या है? डेल्टा टी वृद्धि है। क्या है? ये डेल्टा टी वृद्धि है। इक्वल टू क्या आया? 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रति सेकंड, ये 1 सेकंड के लिए अगर टी समय के लिए पूछा जाए तो डेल्टा टी अपॉन में टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आपको रेखीय प्रसार गुणांक और समय दिया जा रहा है तो आप यहाँ तापांतर रख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या सवाल ऑप्शनल में पूछ रहा है अगर सूत्र से तो फिर इसको आप सही टिक करेंगे। ओके गाइस, अंडरस्टूड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा, मुझे इस बात की भी चिंता है क्योंकि ज़्यादा लेंदी टॉपिक को बच्चे देखना कम पसंद करते हैं, पर जो इंटरेस्टिव होता है तो वो चाहे जितना लंबा टॉपिक हो वो सब पसंद कर लेते हैं। आज का आखिरी डिस्कशन वो है द्विधात्विक। बायोमेडिकल जो पत्ती होती है वो होती क्या है जरा मैं आपको बता दूं। एक धातु की पत्ती ऊपर लगाई जाती है और सेम लेंथ की इसी से पेंच से कस के, किससे?
पैंच से कस के, बाई पैंच। एक पत्ती ये है सेम मोटाई की और सेम चौड़ाई की, दूसरी पत्ती ये है जिसकी चौड़ाई कितनी है d है, और ये बाई पैंच इसको क्या किया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है। पर ये वाली पत्ती अलग होती है और ये वाली पत्ती कैसे होती है, अलग होती है, अलग अलग धातुओं की होती है। ज़रा ध्यान देना कैसे अलग अलग की होती है। माना कि मैंने यहाँ पर कर लिया है, एक चीज़ देखना, यहाँ पर मैंने ले लिया है तांबा, क्या ले लिया है, तांबा, और यहाँ नीचे वाला क्या ले लिया है, स्टील। अच्छा मैंने क्यों लिया है, आपको पता है कि Cu का अल्फ़ा कितना होता है, Cu का अल्फ़ा कितना होता है। आपको अगर इसका अल्फ़ा पता करना है तो आपको मैंने बताया था Cu का अल्फ़ा जो होता है 1.7 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाए तो कॉपर की छड़ में एक लंबाई, क्या 1 मीटर छड़ का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इसका देखना आप अल्फ़ा बराबर क्या होता था, मैं पीछे डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी। अगर 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू यही तो आती थी 1.2 × 10⁻⁵। तो तार में या लंबाई में परिवर्तन जो आता है वो कितना आता है, इतना आता है ना। तो किसी भी 1 मीटर छड़ का ताप अगर बढ़ाया जाए कॉपर का तो उसकी वृद्धि कितनी होती है, 1.7 × 10⁻⁵। स्टील का अगर बढ़ाया जाए, किसका, स्टील का बढ़ाया जाए तो फिर यही वृद्धि 1.2 × 10⁻⁵। तो किसका अल्फ़ा ज़्यादा है, अल्फ़ा कॉपर का ज़्यादा है। प्रसार किस में ज़्यादा होगा, कॉपर में ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर इसको दिया जाएगा तो पहले कौन प्रसरित होगा, पहले ये प्रसरित होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी ही नहीं। अगर ये बढ़ेगी तो क्या करेगी, ऐसे बढ़ जाएगी, नहीं भैया, ना मुन्ना ना। जब ये ऐसे नहीं बढ़ पाएगी तो क्या करती है, ये इसको कर्व बना देती है। क्या बना देती है, कर्व। ये कुछ ऐसे बढ़ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बढ़ती है। देखो जब ये ऐसे वृद्धि करेगी तो होगा क्या, आप देख रहे होगे ऊपर वाला जो S है, नीचे वाला जो S2 है, S1 हमेशा S2 से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि जो बाहरी परिधि है वो आंतरिक परिधि से कैसी होगी, बड़ी ही होगी। बड़ी है, प्रसार हुआ है, प्रैक्टिकली देखा जाए या न्यूमेरिकली देखा जाए। अगर यहाँ से यहाँ का इस कर्व का यहाँ सेंटर मिलाया जाए तो ये वाली जो रेडियस होगी वो इस वाली रेडियस है, देखो डी पोर्शन कैसी हो जाएगी, बाहर वाली की मिलाई जाए तो रेडियस क्या बन जाएगी, r डैश बराबर r प्लस का d, और ये वाली क्या होगी, r होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न डिफेंस वालों के लिए, देखो जनरल साइंस वालों के लिए क्या होता है कि इन दो धातुक स्टील का या कॉपर की पत्तियों का उपयोग किया जाता है किसी अलार्म या चोर मार्केट से बचने के लिए या चोरी वगैरह से बचने के लिए। होता क्या है कि ये पत्ती जब सामान्य टेम्परेचर पर होती है या चोर मार्केट से ना कह के देखा जाए कि आग अग्निशमन यंत्र वगैरह में लगाया जाता है, फायर अलार्म वगैरह होती है उसमें किया जाता है। क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे तो ऐसे सामान बनी रहती हैं, जैसे आग लगती है और गर्माहट उत्पन्न होती है तो अब क्या होता है कि यहाँ पर कोई टच नेगेटिव सर्किट यहाँ लगाया गया है नोट परिपथ के साथ। जब तक टच में रहता है घंटी नहीं बजती है, घंटी ब्लो नहीं करती है, और जैसे ही ये आग पकड़ी और हीट जैसे इसमें इन्वॉल्व हुई तो ये क्या हो जाएगी, घूम के थोड़ा वक्र बना लेगी, और जैसे ये वक्र बना लेगी तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ऑटो कट हो जाएगी। तो अब ये घंटी क्या होने लगेगी, बजने लगेगी, तो सायरन अलार्म बज जाता है। पर यहाँ पर डिफेंस स्टूडेंट के लिए पूछा जाता है कि ये वक्र बनाती है, इस वक्र की रेडियस क्या होती है। तो ज़रा देख लेना, रेडियस इक्वल टू में जो होता है बेटा उसकी पत्ती की चौड़ाई अल्फ़ा 1 वो जिसका प्रसार नहीं हो रहा है, अपॉन में α2 माइनस का α1 जो प्रसार हो रहा है उसका अंतर, क्योंकि प्रसार उसी का होगा जिसका बड़ा होगा, है ना। तो α1 अपॉन में α2 माइनस का 1 इंटू डी, ये रेडियस की माप बताता है। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। बाय रीजनल क्वेश्चन मैंने बता दिया कि द्विधातुक पत्तियों का उपयोग जो होता है वो फायर अलार्म में किया जाता है, कैसे किया जाता है वो भी बता दिया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये ज़बरदस्ती नहीं है, पर हाँ अगर आपका दिल करे तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अन्य स्टूडेंटों का भी भला हो, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, सजेशन ज़रूर करें कमेंट्स में कि सर किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस चीज़ को और ज़्यादा सुधार किया जाए। इस चीज़ के लिए आप हमको थोड़ा प्रेरित आप पहले से इन्फॉर्मेशन देते रहें, तो आपसे संबंधित टॉपिक आपको मैं लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल फिजिक्स विद आशीष मिश्रा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।